हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगरी। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसिम्प्टोट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिम्प्टोट्स। आज हम एसिम्प्टोट्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये एसिम्प्टोट्स का वन शॉट लेक्चर होने वाला है जिसमें आपको एसिम्प्टोट्स के सारे टॉपिक्स, सारे फार्मूले और उन फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। सो लेक्चर थोड़ा लंबा भी होगा और चलिए फिर बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एसिम्प्टोट्स क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। एसिम्प्टोट्स जो होता है वो एक टेंजेंट होता है। क्या होता है? एक टेंजेंट होता है। शायद टेंजेंट तो आप लोग जानते होंगे, स्पर्श रेखा। जैसे कोई कर्व है, ठीक है, ये कोई कर्व है, तो इस कर्व को टच करके जाने वाली जो कोई लाइन होती है, कोई स्ट्रेट लाइन होती है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। और अगर इसी कर्व को कोई लाइन, जैसे ये कोई कर्व है, इसी कर्व को कोई लाइन टच करे, वो भी इनफाइनाइट पे टच करे, इनफाइनाइट पे टच करे, तो उसको हम एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। जैसे कि आपको हम थोड़ा एक एग्जांपल लेकर समझें। ये दोनों लाइन क्या होती हैं? पैरेलल। मान लो ये दोनों लाइन क्या हैं? पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइन जो होती हैं वो एक दूसरे को इनफाइनाइट पे टच करती हैं। किस पर टच करती हैं? इनफाइनाइट पे टच करती हैं। हालांकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी टच ही नहीं करती हैं, मगर फिर भी हम कंसिडर करते हैं कि ये लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे को इनफाइनाइट पे टच करेंगी। तो सेम पोजीशन यहाँ पर भी है कि अगर इस कर्व को कोई लाइन इनफाइनाइट पे टच करती है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। ठीक है, एसिम्प्टोट्स समझ में आया। चलिए अब हम कुछ आपको इसके रूल बताते हैं कि अगर आपको कोई कर्व दिया गया है तो इसके एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। इसके कुछ वर्किंग रूल्स हैं, तो चलिए उनको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, जो एसिम्प्टोट्स होता है वो जनरली एक स्ट्रेट लाइन होती है। एसिम्प्टोट्स क्या होता है? जनरली एक स्ट्रेट लाइन होती है। और आप लोग जानते होंगे कि जो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है वो होती है y = mx + c। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि ये क्या होती है? y = mx + c होती है, एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन। यानी कि अगर हमको इस एसिम्प्टोट्स का स्लोप यानी m पता चल जाए एंड इंटरसेक्शन यानी c पता चल जाए, तो हम उस एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यही m एंड c फाइंड करने के लिए आपको कुछ वर्किंग रूल बता रहे हैं, आप उसको फॉलो करते जाइए। आप m की वैल्यू निकाल लेंगे एंड c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप वही वैल्यू लाकर इस इक्वेशन में रख देंगे, तो आपको एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप हम जो जो रूल बताते चल रहे हैं आप उसको फॉलो करते चलिए। ठीक है, मान लेते हैं हमको कोई कर्व का इक्वेशन दिया गया है। वो इक्वेशन क्या है? f(x, y)। ठीक है, x और y के पदों में कोई किसी कर्व का इक्वेशन दिया गया है, तो उस इक्वेशन से हम कैसे उस कर्व के एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इसके कुछ वर्किंग रूल में जो इसके कुछ स्टेप्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको समझेंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसके थ्रू आपको पाँचों चारों स्टेप, जो भी स्टेप हैं, आपको हम बताते चलेंगे। तो मान लेते हैं हमारे सामने कोई एग्जाम्पल है x³ + y³ - 3xy = 0। हमको ये एक कर्व की इक्वेशन दी गई। हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर हम वैसे ही आपको स्टेप्स बताने लगेंगे तो आपको थोड़ा वो समझ में नहीं आएगा, कम समझ में आएगा। इसलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है और हमको इसके एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? तो हमको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? पहले स्टेप में हमको इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। लिखा क्या है? सिंप्लीफाई f(x, y) = 0। मतलब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हालांकि यहाँ पर ये पहले से सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि अगर आपको जैसे x - y³ 3, 4, मतलब ऐसे रूप में अगर आपको दिया है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और देन आप उसको x एंड y के टर्म्स में रखेंगे। उस इक्वेशन को आप x एंड y के टर्म्स में यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है? पुट x = 1 एंड y = m इंटू हाइएस्ट डिग्री टर्म्स। देखिए, अब डिग्री क्या होती है पहले तो ये समझ लीजिए। जैसे आपको कोई क्वेश्चन कर्व की दी गई है तो उसमें जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है किसी की भी, मान लो x एंड y है, तो इसकी जो x एंड y में से जो हाईएस्ट पावर जिसकी होगी उसको हम हाईएस्ट डिग्री टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर x की पावर कितनी है? क्यूब है, 3 है, और y की पावर कितनी है? 3 है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यानी इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स है वो है x एंड y। ठीक है, तो आपको इनमें क्या रखना है? x = 1 रखना है एंड y = m रखना है। ठीक है, x = 1 एंड y = m। चलिए पुट करते हैं क्या होगा, देखते हैं। और क्या बोल रहा है? इट से phi n m। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? phi n m = x की जगह पर 1 रखेंगे एंड y की जगह पे m रखेंगे।
तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, अब सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है कि हमको इसकी वैल्यू 0 कर देनी है एंड सॉल्व इट फॉर m, मतलब इसकी वैल्यू 0 करके फाइव एन एम इसकी वैल्यू 0 करके हमको m की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। चलिए करते हैं। अगर हम यहाँ पर 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको फार्मूला लगाना होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फार्मूला किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर हम यहाँ पर इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम एंड ब्रैकेट में 1 प्लस एम माइनस एम, देखिए यहाँ पर माइनस ए भी होता है शायद, ठीक है, ये माइनस ए भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एम माइनस ये स्क्वायर होगा 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एम। तो अब हम इसको इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से m की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, एक तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा इसकी जगह पर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे, आप शायद निकाल कर प्रयास करेंगे तो ये आयोटा में आएगा। आयोटा में का मतलब इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ से m की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अगर आती है तो आप उसको भी रखेंगे। मान लेते हैं कि आ गई हमारी, इसकी तो -1 आ गई और यहाँ पर कुछ आएगा, अगर आप श्रीधराचार्य वाला फार्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस, तो वो हमारा कुछ रियल नहीं आएगी, वो इमेजिनरी वैल्यू आएगी, तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, यानी हमारी m की वैल्यू क्या आई, -1 आई। तो देखिए यहाँ पे आपको m की वैल्यू मिल चुकी है, यानी आपको स्लोप उस लाइन का पता चल चुका है। स्लोप कितना हो गया है, -1। अब ये जरूरी नहीं है कि m की एक ही वैल्यू आए, m की और सारी वैल्यूएं आ सकती हैं। चूंकि यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू आ रही थी तो हमने उसको छोड़ दिया, बट यहाँ पर और भी वैल्यूएं आ सकती हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि एक ही वैल्यू आए। तो अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अब हमको थर्ड स्टेप में जो पता करना है वो है इंटरसेक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो यानी सी की वैल्यू हमको थर्ड स्टेप में पता करनी है। तो सी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपने जो डिग्री लिया था, हाईएस्ट डिग्री जो लिया था, उससे एक कम डिग्री वाले टर्म्स को ऊपर लिखेंगे एंड नीचे क्या लिखेंगे, उस डिग्री वाले टर्म्स का m के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके, यहाँ पर 5-nm है तो उसको डिफरेंशिएट करके आप नीचे लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। देखिए आपको जो इक्वेशन दी गई थी वो क्या थी, वो थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस 3xy इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है, x एंड y पे 3 है और इससे कम डिग्री कितनी है, 2 है, यानी -3xy जो है उससे कम डिग्री वाला टर्म है, यानी कि 5n-1 m क्या हो जाएगा हमारा -3xy। चूंकि हमको यहाँ पर क्या रखना होता है, y इज इक्वल टू m एंड x इज इक्वल टू 1 रखना होता है। तो चलिए हम इसमें रख देते हैं। ये आपको कुल फॉलो करना है, जितने भी आपको टर्म्स निकालने हैं, चाहे आप 5n-1 निकालिए, 5n निकालिए, 5n-2 कोई भी निकालेंगे तो आपको इसमें ये चीज़ें तो पुट करनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा -3m हो जाएगा। ठीक है, -3m हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप 5n-m की वैल्यू निकालेंगे, इसका यानी डिफरेंशिएट कर देंगे m के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा 3m² हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको ऊपर क्या लिखना है -3m और नीचे 3m²। तो हम यही वैल्यू क्या रख देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखते हैं। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से लगा है, 5n-1 की वैल्यू क्या है -3m है। ठीक है, अपान 5-nm की वैल्यू क्या है 3m² है। देखिए एक m से एक m तो कैंसिल हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, यानी बचा क्या 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा क्या c इज इक्वल टू 1/m बचा। क्या बचा, c इज इक्वल टू 1/m। अब देखिए हम c की वैल्यू m की जो वैल्यूएं आई थी उस पर निकालेंगे। यहाँ पर m की वैल्यू क्या आई थी, -1 आई थी, तो हम केवल -1 ही लेंगे, चूंकि यहाँ पर केवल एक वैल्यू आई है। तो c की फॉर क्या लिखेंगे, फॉर m इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर -1 रखेंगे तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी -1 ही आ जाएगा, यानी m की वैल्यू क्या आ गई -1 एंड c की वैल्यू क्या आ गई -1। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगा, तो जैसा कि होता है y इक्वल टू mx प्लस c, किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जैसा कि हमने आपको बताया। एंड अगर हम यहीं पर m इक्वल टू -1 रख दें एंड c इक्वल टू -1 रख दें, तो ये हमारा इक्वेशन किसका आ जाएगा, एसिम्पटोट्स का आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू -x -1, या फिर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा एसिम्पटोट्स का इक्वेशन। हालांकि ये एक इक्वेशन आया है, लेकिन अगर यहीं पर आपको हम बता दें कि m की वैल्यू जो आई थी क्वेश्चन में
इसके अलावा अगर और कई सारी वैल्यूएं आती है, जैसे -1 आया यहाँ पर इमेजिनरी आ गया, हो सकता था यहाँ पर भी रियल वैल्यूएं कुछ आती, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर सी की वैल्यू निकालते, ठीक है, और फिर सी की अलग अलग वैल्यूओं यानी कि अलग अलग वैल्यूओं के लिए एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन अलग अलग आती। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी कर्व का इक्वेशन और एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन एक ही आए, कई सारे एसिम्प्टोट्स होते हैं किसी कर्व के, ठीक है। आई होप आपको एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकालना तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये था एसिम्प्टोट्स निकालने का कुछ वर्किंग रूल हमने आपको बताया। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं क्या था। देखिए करना क्या था आपको, स्टेप फर्स्ट में आपको सिंप्लीफाई करना था एफ ऑफ एक्स कामा वाई को, ठीक है। यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 रखना था, वाई इक्वल टू एम, वो की हाईएस्ट डिग्री टर्म्स में रखना था। इसके अलावा फिर आपको क्या करना था, एक आपको हाईएस्ट डिग्री टर्म मान लेते हैं एफ आई एन एम है, ठीक है, उसमें आप 1 एंड एम रखेंगे, एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू एम रखेंगे, तो आपको एक टर्म्स मिलेगा। और इसके अलावा आप फाई एन माइनस 1 वाले टर्म्स में, मतलब हाईएस्ट डिग्री से एक कम वाले टर्म्स में भी आप वो रख देंगे, तो आपको 2 टर्म्स मिल जाएगा, एक फाई एन एम एंड एक फाई एन माइनस 1 एम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस वाले टर्म्स को 0 के बराबर करना होगा और m की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, m की वैल्यू निकालनी होगी। और फिर स्टेप थर्ड में आपको क्या करना होगा, m की अलग अलग वैल्यूओं के लिए आपको c की वैल्यू निकालनी होगी। मान लेते हैं m की वैल्यू m1 के लिए c1 आया, m2 के लिए c2 आया, हालांकि यहां पर तो m की एक ही वैल्यू है, और m3 के लिए c3 आया। तो आप इसको आप इस इक्वेशन में रखोगे, ठीक है, m1 c1 m2 c2, तो आपको एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन मिलती जाएंगी, ठीक है। तो ये थे एसिम्प्टोट्स निकालने के कुछ वर्किंग रूल्स। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब क्या है वो पहले तो समझ लीजिए। जैसे कि हमको ये कोई 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं x एंड y, ठीक है, इसके अलावा आपको कोई क्या दिया है, मान लेते हैं हमको कोई कर्व दिया है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक तो एसिम्प्टोट जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल आ सकता है, मान लेते हैं ये एसिम्प्टोट्स है, और दूसरा जो है वो y एक्सिस के पैरेलल आ सकता है। तो हम ये कैसे निकालेंगे कि किसी कर्व का x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे एंड y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे, तो हम इसके बारे में जानने वाले हैं। चलिए पहले हम x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालते हैं। x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, पैरेलल एसिम्प्टोट्स जो भी हो, ठीक है, एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे, तो उसका कुछ नियम है वो भी आप समझ लीजिए। तो इसके लिए हम आपको 2 स्टेप्स बता रहे हैं, आप उन्हीं दोनों स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो आपको तुरंत के तुरंत आपको x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन मिल जाएगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, जो आपको इक्वेशन दी रहेगी, आपको इक्वेशन दी रहेगी किसी कर्व की, मान लेते हैं हमको इक्वेशन दी गई है ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमको कोई इक्वेशन दी गई है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे कि आपको जो हाईएस्ट डिग्री टर्म दिखेगा उसका कोफिशिएंट आप जो कर देंगे वो 0 के बराबर कर देंगे, उसका जो कोफिशिएंट दिखेगा आप उसको 0 के बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे, तो पहले तो आप इसको हम सॉल्व करेंगे कि हमारे सामने कोफिशिएंट आए, क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब इसमें देखिए आप हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म्स कौन है, x की पावर स्क्वायर 2 है, y की भी 2 है, यहाँ पर भी x की 2 है, y की 2 है, तो ये जो 2 है ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ठीक है। तो अगर आपको x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालना है तो आप x के कोफिशिएंट को 0 करेंगे, और अगर आपको y के पैरेलल निकालना है तो आप y के कोफिशिएंट को 0 करेंगे। तो हमको अभी x के पैरेलल निकालना है तो हम x वाले के कोफिशिएंट को 0 करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या आएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इसको इधर करें तो ये माइनस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके सामने, अगर x कॉमन लेंगे दोनों तरफ तो हमारा कुछ ऐसा निकल कर आएगा ये। तो हम x के कोफिशिएंट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से माइनस बी अंडर रूट। देखिए यहाँ पर ये जो हमारी y की वैल्यू आ रही है इमेजिनरी आ रही है, ठीक है, ये रियल वैल्यू नहीं आ रही है। अगर रियल वैल्यू नहीं आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि y एक्स एक्सिस के पैरेलल जो हमारा एसिम्प्टोट होगा वो होगा ही नहीं। क्या मतलब हुआ कि x एक्सिस के जो पैरेलल एसिम्प्टोट्स है वो होगा ही नहीं, इसमें x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट्स होगा नहीं। अब हम एक बार y के पैरेलल निकाल कर देखते हैं। y के पैरेलल क्या निकालेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को 0 करेंगे। तो अगर हम यहाँ से y का कोफिशिएंट लिखें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
और इंटू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। अब हम यहाँ से y के कोफिशिएंट को 0 करते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करते हैं, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आ गया वैल्यू वो आ गई x की प्लस माइनस a। अब आपको एक चीज और बताएं कि यही x इक्वल टू प्लस माइनस a एसिम्पटोट्स का इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a एसिम्पटोट्स का इक्वेशन हो जाएगा। चूंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये y पर तो कट करेगा नहीं, इसलिए y यहाँ पर 0 हो जाता है एंड x में ये इक्वेशन आती है। एसिम्पटोट्स का इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a। ठीक है, आई होप आपको एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स का इक्वेशन निकालना तो समझ गए होंगे। ठीक है, 2 स्टेप्स में करना है आपको। पहले स्टेप में क्या करना है आपको, अगर एक्स स्क्वायर निकालना है तो x का कोफिशिएंट 0 करना होगा एंड y का निकालना है तो y का कोफिशिएंट 0 करना होगा। और उसके बाद क्या करना होगा आपको, जो वैल्यूएं निकाले रहेंगे आप, वही आपका क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट्स का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ पोलर कर्व। यानी अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है, वो ये है कि अगर हमको किसी कर्व की इक्वेशन पोलर फॉर्म में दी गई है तो हम उसके एसिम्पटोट्स का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए भी हम आपको 3 स्टेप्स बताने वाले हैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको देखिए जो पोलर फॉर्म में जो कर्व की इक्वेशन होती है वो r एंड थीटा के पद में होती है। ठीक है, r एंड थीटा के पद में होती है। तो आप क्या करेंगे, वहां से आप 1/r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के पद में उसका इक्वेशन निकालेंगे। इस पद में आप उसको कर लेंगे, इस फॉर्म में आप उसको कर लेंगे पहले स्टेप में। एंड सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि एफ ऑफ थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 निकाल देंगे, 0 रख देंगे और वहां से आपको एक थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, एफ ऑफ थीटा को जब आप 0 के इक्वल कर देंगे तो वहां से आपको थीटा की वैल्यू आएगी, मान लेते हैं क्या आएगी, अल्फा आएगी। ठीक है, मान लेते हैं अल्फा आएगी। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको एफ डैश थीटा निकालना है, एफ डैश थीटा निकालना है, वो भी थीटा इक्वल टू एट थीटा इक्वल टू अल्फा। मतलब थीटा इक्वल टू अल्फा पर आपको एफ डैश थीटा निकालना है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं क्या, एफ डैश अल्फा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको ये निकालना होगा। देन फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स जो हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। यही आपका इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ कर्व आर साइन थीटा इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। यानी आपको इस कर्व का एसिम्पटोट्स का इक्वेशन फाइंड करना है। तो आप पहले स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप इसको 1/r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के पद में करेंगे। तो ये देखिए आप ये क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा r इक्वल टू a cos 2 थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा। और इसके अलावा अब 1/r इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान a cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये पहले स्टेप में किया हमने। अब हमको क्या करना है, देखिए एफ ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आया है, हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। एफ ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आया है, साइन थीटा अपान a cos 2 थीटा करना है, आया है एफ ऑफ थीटा की वैल्यू। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। यानी हम इसको इज इक्वल टू 0 के कर देंगे, साइन थीटा अपान a cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू थीटा की आएंगी, क्या आएंगी, एक तो थीटा इज इक्वल टू 0 भी आएगा, लेकिन हम 0 को नहीं लेते हैं, जनरली हम यहाँ पर 0 को नहीं लेते हैं। और एक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई आएगा। चूंकि थीटा की साइन x 180 डिग्री की वैल्यू 180 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो हम साइन कितना भी n80 लेंगे वो 0 ही आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, n पाई आ गया। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड में क्या करना है हमको, तो स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे कि इस एफ थीटा जो हमारा आया था एफ थीटा, इसको हम एफ डैश थीटा निकाल लेंगे। तो अगर आप इसको एफ डैश थीटा आप यहाँ से निकालेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं क्या आएगा, तो आप एफ डैश थीटा निकालेंगे और उसमें आप जब इसकी वैल्यू रख देंगे जो आई है अल्फा की वैल्यू जब आप इसमें रख देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको एफ डैश थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू रखना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos 2n पाई की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, एंड cos n पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है -1 की पावर n, एंड साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यानी अपान में क्या बचेगा, a
और cos स्क्वायर 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, यानी नीचे a बचेगा, आपको शायद दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो नीचे हमारा ये बचेगा, यानी f डैश अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे सामने, -1 टू द पावर n अपान a, ये आ गई f डैश अल्फा की वैल्यू। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकालते हैं फोर्थ स्टेप में, ठीक है। तो क्या होती है एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन, तो जो इक्वेशन होती है वो होती है r साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपान f डैश अल्फा, ये होती है एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो आई है वो आई है n पाई, क्या आई है आप यहाँ से देख सकते हैं n पाई आई है अल्फा की वैल्यू। तो r साइन थीटा माइनस n पाई इज इक्वल टू 1 अपान f डैश अल्फा की वैल्यू आई है -1 टू दी पावर n अपान a, ठीक है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a अपान -1 टू दी पावर n, हो जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर आपका एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन तो आ गया है, एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन तो आ गया है, लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो वहां पर आपको एकदम इसको सिंप्लीफाई करके ऑप्शन दिए रहते हैं। सो आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस बार, तो फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करना होगा और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, आप ध्यान से समझिएगा। इसको हम इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर n एंड r को हम यहाँ से थीटा बाहर निकालेंगे, चूंकि हमको इसको किस पद में लाना है, साइन n पाई माइनस थीटा में लाना है पहले तो हम माइनस बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा -r साइन n पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू a इधर रहेगा। अब आगे क्या करेंगे हम, -1 टू दी पावर n एंड हम माइनस को क्या लिख देते हैं -1, ठीक है, एंड r, अब साइन n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, साइन n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है -1 टू दी पावर, शायद आपको दिख नहीं रहा, -1 टू दी पावर n-1 साइन थीटा, ये होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर n-1 साइन थीटा इज इक्वल टू a, ठीक है। देखिए हम यहाँ से -1 की पावर क्या हो जाएगा, इसको और इसको तीनों को ऐड कर देंगे तो n 2n हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी -1 टू दी पावर 2n r साइन थीटा इज इक्वल टू a आ गया। क्योंकि इसकी पावर 2n है तो ये हमारा पॉजिटिव ही आएगा, यानी क्या हो जाएगा r साइन थीटा इज इक्वल टू a, ये हमारा एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको एसिम्प्टोट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अब इसके बाहर एसिम्प्टोट्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सो अगर आप ये तीनों टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो आपको एसिम्प्टोट्स में इससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।